जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। जल्दी कहाँ शुरू हो जाता है, पता है आपको? क्लास शुरू हुए तकरीबन हमारा 1 घंटा हो गया, उससे भी ज़्यादा हो गया। अच्छा जी, उफ अल्लाह। ये लेजर भी अगर तुम इतना ध्यान पढ़ाई पे देते तो करेक्शन ऑफ एरर का टॉपिक हम ना पढ़ते जी। रिटेन अर्निंग्स हो गया, डिविडेंड पेबल हो गया, इसको बैलेंस करो, मुफ्त के नंबर लो। कैश कितना है? 2130। हाँ, एक बार में ऐसा बोल दें प्लीज, 2130। एडिशन इन लैंड एंड बिल्डिंग, वर्किंग नंबर 57, पता नहीं कहां से आ गई 5, आप वाली नंबरिंग मैंने लिखी थी इसीलिए 2130। आउटफ्लो है, एडिशन हुआ है। नेक्स्ट, इक्विपमेंट का लेजर बैलेंस करो, 2670। एडिशन, मुफ्त के नंबर आए जा रहे हैं। एडिशन इन इक्विपमेंट वर्किंग 2670। शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम, ज़बानी भी निकल सकता था, लेजर ना भी बनाते तो, वैसे बात कर रहा हूँ, ना बनाए बेशक ऐसी चीज़ का। 2350। कैपिटल रेज्ड, शेयर्स इशूड, शेयर कैपिटल रेज, फ्रेश कैपिटल, कुछ भी लिख दें। वर्किंग 8 और 2350 और पॉजिटिव, बस ये सही हो, अंग्रेजी जो मर्जी लिख दें। ये पॉजिटिव है जी, इनफ्लो है, घर से ओनर्स पैसे लाए हैं, शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम बढ़ा है। नेक्स्ट, टैक्स एक्सपेंस का लेजर बैलेंस हो रहा है। कैश की फिगर आ गई हमारे पास, कितनी जी? 328। इंटरेस्ट है, सॉरी इंटरेस्ट टैक्स नहीं, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस को ऐड करेंगे, ऐड बैक, और इंटरेस्ट पेड को लेस करना है। प्रॉफिट तक आते आते इंटरेस्ट एक्सपेंस लेस हो चुका होता है ना, उसको ऐड कर दें। सवाल में गिवन था, आपने कोई नहीं वर्किंग की। 378 और टैक्स पेड, इंटरेस्ट पेड ये आपने निकाला है। वर्किंग नंबर 4 में 328 ये पेड आ गया। टैक्स एक्सपेंस, कितने आसान सवाल होते हैं सर कैश फ्लो के, बच्चे में भी ऐसे ही आते हैं। ये पर्चों के नहीं है तो और किसके? ये सेमीफाइनल के, फाइनल के ही है सवाल जी। 710, भाई ने 20 बोला। अच्छा, अब टैक्स एक्सपेंस को ऐड करेंगे। नहीं, पीबीटी से स्टार्ट किया, पैट से किया होता। ये मैंने पहले भी कहा था, ये ना कहना फिर सर हम पैट से शुरू कर लेते हैं जैसा तो रहे, फिर वो स्टैंडर्ड ने कहा हुआ है पीबीटी से शुरू करना है, ठीक है ना, अपना स्टैंडर्ड न बनाए जी। टैक्स पेड सिर्फ पकड़े, वर्किंग नंबर 710 पेड। लॉन्ग टर्म लोन रीपे हो रहा है, नजर आ रहा है 1000, ठीक है जी। तो लॉन्ग टर्म लोन रीपेड, अब वर्किंग चूंकि कर दिया है तो रेफरेंस दे दें, वर्किंग 9 1000 नेगेटिव। दिस इज डन, दिस इज डन, दिस इज डन। तो चलो टोटल कर दो, सिरा ही नहीं मिला अभी तक हमें और सवाल पूरा हो गया। पागलों की तरह जो पहले सिरे को ढूंढने लगे होंगे, नहीं सवाल हो ही नहीं सकता, पैट तो है ही नहीं, उन्होंने तो सवाल कर लिया था। तो बिल्कुल भी कोई तरतीब हमने ऐसी नहीं रखी हुई कि पैट होगा, पीबीटी होगा तब सवाल शुरू होगा। बस बैलेंस हैं, बैलेंस शीट के आइटम्स हैं, बस उनको पकड़ा। आज तो वो बैलेंस शीट भी नहीं थी, वो आइटम्स ही थे, बल्कि आइटम ही थे वो भी, ठीक है। तो उनको हमने यूज़ किया, अपना सवाल पूरा कर लिया। अब मैं आपको अर्ज करता चलूँ कि ये एक वर्किंग है जो आपको मैंने गालिबन परसों सिखाई थी, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। वो अब 13 करता हूँ ना, उस सवाल में गालिबन ये 12 रही होगी। हमारी वर्किंग नंबर 13 बन गई है। ये मैंने आपको अगेन तैयारी करवाई थी। मैंने क्या कहा था आपको, सवाल में पैट निकला है, अभी तक हमें पीबीटी चाहिए। अगर तो सवाल में टैक्स ना होता तो यही पैट यही पीबीटी बन जाता, लेकिन आज टैक्स मौजूद है, ठीक है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, वर्किंग करनी पड़ेगी। हम आए, हमने बताया वर्किंग नंबर 1 से हमें मिला था पैट जी 2, अच्छा वर्किंग 2 से कितना, ये पैट हमें मिला था वर्किंग 2 से। और टैक्स एक्सपेंस क्वेश्चन में गिवन है। टैक्स एक्सपेंस वैसे तो लेजर में भी नजर आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में ही गिवन था 650, यही हमारे लेजर में लिखा हुआ, ठीक है ना। टैक्स एक्सपेंस लेना होता है, टैक्स पेड तो नहीं लेना प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। तो हमने यहाँ पे जाकर लिखा टैक्स एक्सपेंस 650। अब ये टैक्स एक्सपेंस 650 नेगेटिव लेस होता है ना। अब मुझे पीबीटी निकाल दो 2, ये बैलेंसिंग फिगर आ गई और ये हमारी वर्किंग 13 बन गई। इसको हमने, अब तो जगह नहीं थी यहाँ पे दे, ठीक है, सही है। अब इसकी तैयारी मैंने आपको कल करवा दी थी, कल सवाल में नहीं थी ये, हाई सवाल में आई, ठीक है। कल मतलब जो लास्ट वर्किंग डे था। खैर, वर्किंग नंबर 2910 टोटल कीजिएगा, 33 पॉजिटिव, बी 4360 नेगेटिव, 650 पॉजिटिव। नाउ 3360 माइनस 4360 प्लस 650 माइनस 350 आ गया। 450 को हमने ऐड किया, 100 पॉजिटिव आ गया,
और यही था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो और कुछ था नहीं। ठीक है जी, नोट कर लीजिए, उधर रखिएगा। तो पिक्चर लेनी होगी बच्चों ने, हाइब्रिड वाला पिक्चर ले लो, यहां तक लगाइएगा आमिर, फिर बाद में ये वर्किंग अलग से दिखा देते हैं जी। कैश फ्लो अच्छा जी, 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क में हैं। एक एंड पे है 16 दाहल लिमिटेड, आसान सा सवाल है, टेक्निकल है थोड़ा। दाहल लिमिटेड के नाम से 15 में कुछ गलतियां बच्चे कह रहे थे जी, हैं जी सवाल में एक दो चीज़ें मिस थी, और भाई कर लेंगे डिस्कस, जब मैं करूंगा तब सारी बात करेंगे, मैंने उसको नहीं छेड़ा ना। मैंने क्वेश्चन बैंक 11 को डिस्कस किया। जो सवाल आपको होमवर्क में दिए हैं वो जान थोड़ी छूटेगी उनसे, वो आपको दिए इसीलिए कि आप जान ना जोड़ें, लेकिन मौका आने पर एक्स्ट्रा क्लास में करेंगे डिस्कस। फिलहाल 2-3 इंपॉर्टेंट बातें करना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, पास पेपर 16 और एक क्वेश्चन बैंक माफ किया था जाते जाते, हॉट सॉस जी। क्वेश्चन बैंक 5 था या 7 था, देखें क्वेश्चन बैंक देखें ना, हॉट सॉस के नाम से, और क्वेश्चन बैंक पाए, क्वेश्चन बैंक 5। तो आपका होमवर्क हो गया पास पेपर 16 दाहल लिमिटेड और क्वेश्चन बैंक 5। ठीक है जी, ये आपका होमवर्क होगा, ट्राई कीजिएगा, कम से कम ये तो आज लाजमी कर लीजिएगा। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो क्वेश्चन बैंक 5 को फिर कल पे रख लीजिएगा बच्चे, ठीक है। लेकिन कल आपको पता है डायरेक्ट मेथड का अपना होमवर्क होगा, तो देख लीजिएगा, प्रैक्टिस ही है। कैश फ्लो का भी तो तैयारी तो करनी है ना आपने। कैश फ्लो का तो मैंने आपको बताया 23 मार्क्स का 66 में से 23 नंबर कितने परसेंट बनता है? 23 डिवाइड बाई 66 होता है, तो 35% बन गया उन्हें। अब 35% की तैयारी है, उसके बाद बाकी पर्चे में से अगर ये 35% में से आपके 30% भी आ जाए तो बाकी पूरे पर्चे से 20%, तो कोई बात नहीं, 2 सवाल भी करोगे तो तैयारी कर रहे हो ना टर्म टेस्ट की, ठीक है। लेकिन बाकी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, पूरी तैयारी से। मैंने सिलेबस को कम इसीलिए रखा है ताकि आप हाफ हार्टेडली ना इसको जो है वो हिट करें आके और अटेम्प्ट करें। आप ये होली आपने इसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अच्छा जी, अब 1-2 जरा अहम बातें हैं वो आपके गोश गुजार करना थी। पहली बात ये, वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है वारंटी और ग्रेचुटी, वारंटी और ग्रेचुटी, भाई आवाज़ मिस हो रही है। ग्रेचुटी और वारंटी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो कभी आई कैप गलती से लिख देता है ग्रेचुटी पेएबल या वारंटी पेएबल बैलेंस शीट में नजर आ रहा है, तो क्या करोगे? तो 100% सेम ट्रीटमेंट करोगे इंटरेस्ट एक्सपेंस की तरह से। इंटरेस्ट एक्सपेंस का लेजर इस तरह से बना होता है, आप बनाते हो ना, अभी भी बनाया। ओपनिंग लायबिलिटी है ना, ओपनिंग क्लोजिंग एक्सपेंस पेड। अब इसमें करते क्या हो, इंटरेस्ट एक्सपेंस को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऊपर एड बैक करते हो, इंटरेस्ट पेड को नीचे एंड पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के माइनस कर देते हो। सही है। अगर सवाल में दे दे वारंटी पेएबल, तो क्या करोगे? वारंटी एक्सपेंस का लेजर बनाओगे, ओपनिंग क्लोजिंग पेएबल लिखोगे, वारंटी एक्सपेंस फॉर द ईयर इधर आएगा, वारंटी पेड इधर निकल आएगा, या पेड देगा तो एक्सपेंस निकल आएगा। हमें दोनों चाहिए, क्योंकि हम वारंटी एक्सपेंस को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नॉन कैश में ऐड बैक करेंगे लाइक इंटरेस्ट एक्सपेंस, और वारंटी पेड को माइनस करेंगे नीचे जाके बॉटम में, इंटरेस्ट पेड के नीचे इसको भी लिख लेंगे माइनस। यानी 3 चीजें होंगी। आपको मिसाल के तौर पर ये आपके लिए बना के लाया मैं, वारंटी एक्सपेंस, वारंटी दे दी उसने, बैलेंस शीट में वारंटी पेबल आ रहा है। वारंटी पेबल क्या है? और कुछ नहीं है, बस सर ने कहा था इंटरेस्ट पेबल जैसा ही है। वैसे ये क्या है? वैसे ये आपका ऑपरेशंस का ही पार्ट है। आप चीजें बेचते हैं वारंटी के साथ, शायद तस्वीर अभी इकट्ठी नहीं हुई, अभी तीसरी भी रहती है, सब कर जाए। वारंटी के साथ चीजें बेचते हैं तो ईयर एंड पे खड़े होकर अंदाजा लगाते हैं कितने सही होने आएंगे, उसकी प्रोविजन रिकॉर्ड करते हैं, उस एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट, प्रोविजन क्रेडिट होता है वैसे तो असल लफ्ज, लेकिन चले आपके लेवल पे पेबल क्रेडिट, ठीक है। तो वो पेबल बैलेंस शीट में नजर आ रहा होता है ओपनिंग क्लोजिंग में, तो आपने क्या करना है, आपने वारंटी का लेजर ओपन करना है, ओपनिंग क्लोजिंग पेबल लिखना है, और या एक्सपेंस दे देगा या पेड दे देगा, दोनों से जो दे दे दूसरा भी हमें चाहिए, क्योंकि 100% वही सेम वारंटी एक्सपेंस को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऊपर वर्किंग कैपिटल वो नॉन कैश आइटम में इंटरेस्ट एक्सपेंस जैसे ऐड किया था वैसे वारंटी एक्सपेंस ऐड करते हैं, और जहां नीचे इंटरेस्ट पेड माइनस किया था वहां वारंटी पेड भी माइनस होता है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही ग्रेचुटी है, 100% सेम, बस नाम बदल गया। वो पेबल दे दे, पेबल ओपनिंग क्लोजिंग, ग्रेचुटी एक्सपेंस। ग्रेचुटी कहते हैं जब मुलाजिम आपका जाने लगता है तो उसको आप खिदमात के इवज इकट्ठे कुछ पैसे देते हैं जो उसने आपको खिदमात जो है वो अपनी दी थी, ठीक है। तो बहरहाल उसका भी अंदाजा हम हर साल लगा के एक्सपेंस बुक कर रहे होते हैं, क्योंकि एंड में जब लाइफ के उससे निकलना है तो वहाँ उस दिन सारे इकट्ठे पैसे निकालना और उस साल के प्रॉफिट लॉस को चार्ज करना ये सही नहीं होता। मैचिंग कॉन्सेप्ट है ना, साथ सर्विस दे रहा है, साथ इस एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं लाइक सैलरी, ठीक है ना। तो बहरहाल इसको छोड़ेंगे, सारी डिस्कशन आपके लिए रेलेवेंट है। आपको सवाल में ग्रेचुटी पेबल नजर आया, आपने ओपनिंग क्लोजिंग लिख लेना है लेजर, ठीक है। एक्सपेंस या पेड में से जो गिवन हो दूसरा बैलेंसिंग निकालना है। 100% सेम ट्रीटमेंट है लाइक इंटरेस्ट एक्सपेंस। जैसे इंटरेस्ट एक्सपेंस को ऐड बैक किया था, ग्रेचुटी एक्सपेंस को ऐड बैक कर दोगे। इंटरेस्ट पेड को लेस किया था, ग्रेचुटी पेड को लेस कर दोगे। यानी अगर मैं समरी बनाऊं तो ये कुछ इस तरह से बनेगी। अच्छा वैसे ये सुन लो, वारंटी पेबल भी लिखा हो सकता है बैलेंस शीट में, प्रोविजन फॉर वारंटी भी लिखा हो सकता है, लफ्ज कहीं परेशान ना हो जाना। ग्रेचुटी पेबल भी लिखा हो सकता है, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी भी लिखा हो सकता है, इन लफ्जों से परेशान हो ना, मतलब ग्रेचुटी पेबल वारंटी पेबल ही होगा, ठीक है ना। अच्छा समरी अगर मैं बनाऊं तो समरी कुछ ऐसे बनेगी कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में
पीबीटी के बाद आता है जी एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश, फिर जी एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल आइटम चेंजेस, फिर नीचे आती थी दो चीजें अभी तक तो, टैक्स पेड, इंटरेस्ट पेड, ऐसे ही है। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूं हम क्या करते थे, हम कहते थे जी कि ऐड करें इंटरेस्ट एक्सपेंस को, लेस कर दें इंटरेस्ट पेड की फिगर को, ठीक है। 100% सेम ट्रीटमेंट, ऐड कर दें वारंटी एक्सपेंस को, लेस कर दें वारंटी पेड को, ऐड कर दें ग्रेचुटी एक्सपेंस को और लेस कर दें ग्रेचुटी पेड, ठीक है। तो इससे परेशान बिल्कुल भी नहीं होना अगर कभी सवाल में वो लिख देता है तो, ठीक है। क्या पता है गलती से कोई ऐसी बात करनी नहीं चाहिए उसको, लेकिन कर भी सकता है, ठीक है जी। एक तो ये बात आपसे आज करनी थी, और प्रोविजन होता है, ये तस्वीर ऐसे बना लो बेहतर है। और कौन सी चीज थी, साकिब, अच्छा ग्रेचुटी वारंटी हो गया, शेयर ऑप्शन। अच्छा जी, दूसरी बात, शेयर ऑप्शन याद है, शेयर ऑप्शन, शेयर ऑप्शंस बेसिक ईपीएस को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करते क्योंकि ये ऑप्शन है, शेयर्स में कन्वर्ट अभी नहीं होते, लेकिन डायल्यूटेड ईपीएस को हिट करते थे। क्यों क्यों नहीं, क्यों हिट करते थे? नंबर ऑफ शेयर्स तो बढ़ते हैं, पैसे भी तो आते हैं, तो कुछ बोनस एलिमेंट होता था। 1 मिनट वेट करें, ये सवाल हमने किया था क्लास में, पैट 1 लाख, ऐसे छोटी छोटी चीजें ना हर रोज आया करेंगे, इसमें सिलेबस हो रहा है ना बैंड, छोटी छोटी चीजें जहां कहीं पे रही हुई हैं, कोई इधर छुटा के इधर छुटा के इधर छुटा के चलती रहेंगी, शाम वाली है ही, लेकिन नॉर्मल क्लास में 5-10 मिनट जब बच्चा करेंगे तो जहन के अंदर चीजें चल रही होती हैं, चाहिए कहीं 5 मिल गए तो ये फिट कर देगा, उस कहीं 10, वो ऐसे चलता रहता है, छोटी छोटी बातें होती हैं, इनको बस लेकर साथ साथ चलते रहिएगा, ठीक है ना। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स थे 3000 ऑप्शंस थे, ईच कन्वर्टेबल इनटू 1 एक्सरसाइज प्राइस 30 पर शेयर थी और एवरेज मार्केट प्राइस 40 थी। तो हमने क्या कहा था, ये जो बीच वाला 10 रुपए का फर्क है ये बोनस एलिमेंट है, यानी ऐसे हमने सीखा भी था। अरुण तो पहले बोलते रहा करो, उसके साथ उसने मास्क लगाया हुआ है, स्पून से बेहतरीन काम चल रहा है, इधर देखो। अच्छा सुनो सुनो सुनो, हमने कहा था मुफ्त में 800 शेयर्स बांटे, हमें वो शेयर्स 800 की तलाश थी, हमने कहा ऐसे नहीं यार, ऐसे निकाल लिया करो, मुफ्त में 727 शेयर्स बांटे, प्रैक्टिस की थी ना, मैंने कहा नहीं नहीं ऐसे कर लिया करेंगे, यानी सिर्फ बोनस एलिमेंट निकालना है, 20 रुपए पर इशू किया आपने, 22 मार्केट प्राइस, 2 रुपए बोनस, ऐसे ही करते थे ना। अच्छा, अब यहां पे तो मुफ्त शेयर्स बांट रहे थे आप, मिसाल के तौर पर यहां पर लिखा हो 45, क्या लिखा हो 45। अब क्या करोगे ऑप्शंस के बारे में डायल्यूटेड ईपीएस निकालते हुए, आप क्या करोगे? नहीं, पैसे जब देगा तो ऑप्शन एक्सरसाइज हो जाएगा, वो तो फिर बेसिक ईपीएस में आ जाएगा, तो शेयर हो जाएगा ना, बोनस नहीं है, मेरी शेयर प्रीमियम में चला जाएगा चला जाएगा चला जाएगा। मैंने कहा मेरी डायल्यूटेड ईपीएस पे क्या असर पड़ेगा, बस इतनी सी बात आपको बतानी थी। अगर आपकी एवरेज मार्केट प्राइस 40 है और आपको शेयर ऑप्शन, आपने जो एक्साइज प्राइस जिस शेयर ऑप्शन आपने इशू किया है वो एक्साइज प्राइस 45 पे इशू किया हुआ है, तो इसको कहा जाता है कि दिस शेयर ऑप्शन इज आउट ऑफ मनी, एक नाम लिया जाता है, क्या, इट इज आउट ऑफ मनी। इन मनी कब होता है, जब अभी ये 30 पे आ रहा था, आउट ऑफ मनी कि ये तो उतना मार्केट प्राइस से भी ऊपर है, तो इसका कोई असर डायल्यूटेड ईपीएस पे नहीं पड़ा करता। ये सिचुएशन जब आती है तो हम कहते हैं जी, असल सवाल में क्या था, यहाँ पे 30 था, और ना भूल जाए बाद से सवाल अगली दफा जी। तो क्या चीज जी, शेयर ऑप्शन इज सेड टू बी आउट ऑफ मनी, ये वैसे एक लफ्ज है, टर्म है, मैंने इसलिए लिख दी आउट ऑफ मनी, इफ एक्सरसाइज प्राइस इज हायर देन मोर देन द एवरेज मार्केट प्राइस ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है जी। अब अगर आउट ऑफ मनी होगा, मैं मिसाल के तौर पे यूं कह देता हूं ना, एक्सरसाइज प्राइस मिसाल के तौर पे जी 40 रुपए है और एवरेज मार्केट प्राइस जो है वो 35 रुपए है, तो ये क्या कहलाएगा, ये आउट ऑफ मनी कहलाएगा। तो जब ये आउट ऑफ मनी होगा तो इग्नोर इट while calculating diluted EPS, ignore it while calculating diluted EPS, ठीक है जी। 5 मिनट अभी हैं, एक छोटी सी बात और सुनिए।
जल्दी लिखें। ये पहली बात की आज हमने, वो ऊपर तो सील थी, इसकी तो सील थी ना, पहली बात तो यही हुई ना, कैश फ्लो के अंदर क्या, फिर शेयर ऑप्शंस की बात आ गई। नहीं ना करेंगे, बेसिक ईपीएस के अंदर आप पैट लेते हैं, डिवाइड करते हैं उसको वेटेड नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर से, उनमें ये है नहीं। और डायल्यूटेड ईपीएस में भी इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि डायल्यूटेड ईपीएस में हम लेते हैं सिर्फ इसका बोनस एलिमेंट वो है ही नहीं, तो जस्ट इग्नोर कर देंगे। अगर ये अकेला ही है कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट सवाल में तो फिर बेसिक ईपीएस ही डायल्यूटेड ईपीएस होगी, और अगर मल्टीपल हैं तो प्रेफरेंस शेयर्स को, रिडीमेबल वालों को जो भी है प्रेफरेंस शेयर्स को और बॉन्ड्स को ले लोगे, इसको इग्नोर कर दोगे। क्या नहीं समझ आया बेटा? मैंने बताया क्या वैसे? नहीं बता दें, ये बात समझ आ गई क्या आउट ऑफ मनी वाली? ये बात तकरीबन पिछले 10 मिनट से हो रही थी, तो किस वक्त समझ नहीं आई उस वक्त बताएं। हाँ यहां से समझे ना, फिर ये क्वेश्चन किया ना अब आपने, इग्नोर इसलिए करना है बेसिक डायल्यूटेड ईपीएस ने, बेसिक ईपीएस तो मैंने कहा इसने आना ही नहीं, ठीक है, ये ऑप्शन 2 एक्वायर शेयर है, शेयर तो नहीं है, ठीक है। अब डायल्यूटेड ईपीएस में ये तब आते अगर मार्केट में 35 का शेयर है और हमने इसको 30 के ऊपर कहा होता कि ले लेना, तो 5 रुपए इसमें बोनस एलिमेंट था, वो शेयर्स निकालते और डायल्यूटेड ईपीएस में उसको यूज करते जैसे करते आए हैं, न्यूमरेटर में 0 ऐड करते, डिनोमिनेटर में वो मुफ्त शेयर्स ऐड करते। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट है, यहाँ पे 35 की एवरेज प्राइस रही, लेकिन हमने उसको 40 के ऊपर कहा हुआ एक्सरसाइज करना, 40 के ऊपर शेयर खरीदना, तो इसमें तो मुफ्त एलिमेंट ही कोई नहीं है, तो इसको फिर हम डायल्यूटेड ईपीएस निकालते हुए इग्नोर करेंगे। फिर मैंने ये बात कही कि अगर ये अकेला ही इंस्ट्रूमेंट है सवाल के अंदर तो फिर आपकी बेसिक ईपीएस ही डायल्यूटेड ईपीएस होगी, और अगर मल्टीपल हैं तो फिर दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स को आप ले लीजिएगा, इसको इग्नोर कीजिएगा। मुझे पता है आप लोगों ने प्लांट किया था इस दोस्त को ताकि डिलेइंग टैक्टिक्स आजमाते हुए अगली चीज न समझ सकें। आप सब मिले हुए हैं, आप सब मिले हुए हैं। ये अब्दुल्ला तुम थे ना, कोई बात नहीं, मैं फिर भी पढ़ाऊंगा, मैंने जो सोचा है वो मैं पढ़ा के भेजूंगा। अच्छा नहीं कोई बात नहीं, कोई बात। अच्छा है, जरा रिवाइज होगी, ये बात पक्की होगी सबको, एक की बरकत से सबको पक्की हो जाती है बात। अच्छा सुने, लेकिन सवाल को ना स्पेसिफिक किया करें बेटा, जब सवाल ये होता है ना सर रिपीट कर दें, ये बिल्कुल कोई सवाल नहीं है। सवाल ये है सर 1 मिनट रुकिएगा, ये बताइएगा कि आपने ये क्यों इग्नोर किया। नाउ दिस इज क्वेश्चन, ये रिपीट वालों कह रहा हूं, पीछे वालों को, भाई आपको नहीं, आप सही सवाल करते हैं जी। ओके सुने, तरीका बता रहा हूं आपको, आगे कहीं मार ना पड़ती हो आपको कहीं फिर आगे पढ़ते हुए। अच्छा सुने, वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं? आज तक हमने बात की वर्किंग कैपिटल आइटम्स, वर्किंग कैपिटल आइटम्स, वर्किंग कैपिटल रेशोज। आज हम कह रहे हैं कि वर्किंग कैपिटल होता क्या है? करंट एसेट माइनस करंट। अच्छा, इसका मतलब अगर मुझे कोई ये कह दे कि नेट में मेरा वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल मेरा 20 है, तो उसका मतलब क्या होगा? मिसाल के तौर पे 120 माइनस 100 इज इक्वल टू 20 था असल में, ठीक है ना। ऐसी तरह एक बात ये भी ज़हन में आ गई कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है और नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होगा, ठीक है। अच्छा चलिए ठीक है, अब आपने क्या करना है, कितने बच्चे कैश फ्लो को रिवाइज कर चुके हैं वीकेंड पे टर्म टेस्ट के लिए? गुड। और कितने बच्चे ईपीएस को भी कर चुके हैं इनमें से? वो पहले ही कर लिया था। चलें, IS 8 और सेविंग इक्विटी रहता है, वो भी कर लिया, फिर है क्या गया? ओह माय गॉड जी, रेशोज का सवाल है सिर्फ 10 नंबर का, लेकिन उसकी कुछ एमसीक्यूज हैं, कुछ 3-4 हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि वो एमसीक्यूज शायद रेशोज के पूछ रहे हैं। हमारे एमसीक्यूज वैसे भी रहते हैं क्लास में, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं फॉर्चुनेटली इसलिए कहूँगा ताकि आप थोड़ा सा पेपर के अंदर उसको देख लें कि जी एमसीक्यूज इस तरह से आते हैं, ताकि थोड़ा अलर्ट रहें, तैयार रहें, ठीक है। उसको डिस्कस तो प्लीज़ चुप करें, डिस्कस तो करना ही है आप लोगों ने। कम से कम हर तरह का एक सवाल बस कर लेना तो काफ़ी है। एक सवाल इंक्रीज डिक्रीज वाला वो आप वो बूम वाला कर लें बेशक। एक सवाल आपने सिर्फ वो इंटरप्रिटेशन जो करनी होती है, कमेंट करें, वो कर लें कम से कम। और एक सवाल वो था एपी वैक वाला। ये 3 सवाल, मतलब 3 सवाल, एक एपी वैक वाला तो है ही अकेला, ठीक है। एक आप PSL या उसमें से कोई इंक्रीज जिसमें वेरिएशंस हो वो सवाल एक कर लें, और एक वो सवाल उठाएं जिसमें उसने कहा हुआ एनालाइज या कमेंट, ताकि आपको तीन इस तरह के, मतलब 3 किस्म के सवाल है ना, तो एक सवाल आपने कर लेना। कैलकुलेशन तो हर एक के अंदर करनी पड़ ही सकती है, तो रेशोज के लिए बहरहाल ये टिप है। पेज याद कितने बच्चों ने कर लिया है? सारा, चारों पेजेस, शाबाश, गुड। कितनों ने 2 कर लिए हैं? 2। कितनों ने 1 कर लिया रेशो वाला सफा याद? 1। कितनों ने 1 भी नहीं किया, हाथ भी नहीं लगाया? कुछ शर्म कर लें। अल्लाह हाफिज़।